सभी साथी लाइव से जुड़े। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो आपको जैसा मालूम है कि आज पूरे देश में एक बड़ा अजीब जातीय नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो है ना, इसको लाइव को शेयर करते रहें प्लीज़। प्रवीण भाई स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है प्रवीण भाई? जल्दी जल्दी सारे साथी जो भी जुड़ रहे हैं, जय भीम सभी को। विमल भाई, प्रवीण भाई, जो भी साथी जुड़ रहे हैं आप इसको शेयर करते रहें। जो भी साथी जुड़ गए वो इसको शेयर करते रहें। हाँ, तो साथियों आज हम जो मुद्दा है वो है कि मैं आपको जो देश भर में जो आज ये नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, और ये बेसिकली इसको समझना पड़ेगा। देखिए घटना क्या थी, मैं घटनाक्रम शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। चंद्रशेखर पर जो एक आतंकी हमला हुआ, उसे आतंकी हमले की उसमें ही लिस्ट में शामिल किया जा सकता है कि जिस तरीके से वो हमला हुआ है और जिसके पीछे इस तरह के कारण बताए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो आवाज़ को, बड़ी आवाज़ जो डेमोक्रेटिक वॉइस है, उसको दबाने का प्रयास है, जो पुरानी जो सामंतवादी शक्तियों के द्वारा, जिनको नहीं पसंद कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो। तो निश्चित रूप से ये एक भय का माहौल पैदा करके रखना या आतंक जमाए रखना, उस तरीके के कारण उसे जो घटना को अंजाम दिया है, इसलिए इसको आतंकी हमला ही कहना ठीक रहेगा। उस आतंकी हमले के बाद जो चंद्रशेखर जी पे 28 तारीख को हुआ, उसके तुरंत बाद एक क्षत्रिय समाज के नाम से कोई फेसबुक आईडी है जिसकी लाखों में फॉलोअर्सशिप है, उसने उस घटना की जिम्मेदारी ली। तो आप देखिए कि दलित समाज में एक बड़ा आइकॉन, जिसे पूरे विश्व में 100 शक्तिशाली उसमें नेताओं में जिसकी शुमार हो, जो 100 शक्तिशाली देश के, दुनिया के जो लोग हैं उनमें उसको शामिल किया गया हो, और देश में भी दलित समाज की एक बड़ी पॉपुलेशन है, उनका बड़े नेता पर अगर इस तरीके का अगर उसकी जान लेने का अगर प्रयास होगा, उस पर हमला होगा, तो निश्चित रूप से उसका एक जो समाज है वो गुस्से से भर जाएगा उन चीज़ों को लेकर। तो हमें भी बहुत गुस्सा आया, और बाकी हम लोग तो सन्न रह गए वो घटना सुन के कि भाई ऐसा कैसे संभव है। भाई वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी रन करता है, चुनाव में उतरता है, चुनाव में उतरने वाला तो ऐसा तो है नहीं कि अतिवाद से ग्रसित होंगे, उनको तो वोट की लड़ाई लड़नी ही है। तो अगर आप उनको अगर नहीं पसंद करते तो वोट आउट करो, ठीक सी बात है। और अगर आपको लगता है कि ये इनकी कोई बात अगर संविधान से बाहर है, तो आपके पास संवैधानिक जो तरीके हैं, कानूनी जो तरीके हैं आपके पास उपलब्ध है, आपको उनको उपयोग करना चाहिए जैसे हम करते हैं। लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। गलती हमारी तरफ से भी हुई, हमारे भी कुछ जो साथी जो गुस्सा में थे, उनका गुस्सा तो वाजिब था, लेकिन वो भी अपने जवान पर नियंत्रण नहीं रख सके, और उन्होंने भी बदजुबानी कर डाली। जो किसी समुदाय या जाति के आधार पर जो किसी पे वो करना, मैं भी उस चीज़ को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि उस चीज़ से बातें बिगड़ती ही हैं। उसने जो भी है, कोई महक सिंह जी हैं, उन्होंने उस चीज़ को, मैं उनकी जो उन्होंने कास्ट ग्रुप को जो इस तरीके से किया, हालांकि जो जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली गई अटैक की, तो एक गुस्सा का वो हो सकता है, लेकिन मैं उस चीज़ को समर्थन नहीं करता। और निश्चित रूप से हमारा ये कहना था कि उस पर अगर राजपूत समाज चाहे तो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन राजपूत समाज ने कानूनी कार्रवाई तो पहले विचार पता नहीं किया कि नहीं किया, फिर एक तरफा वीडियोज़ की बाढ़ आ गई।
और उस चीज़ को भुला दिया गया कि एक आतंकवादी हमले से ये लोग अभी गुजरे हैं, हम लोग एक सदमे से गुजरे हैं, और एक व्यक्ति की जो गलत या जो बोल सकते हैं बदजुबानी को लेकर आप पूरे समाज को, खासकर हमारे जो संत रविदास जी के वंशजों को, चमार समाज को, पूरे समाज को एक तरीके से कितना घिनौना बोला गया है। हजारों की तादाद में वीडियोज आ गए हैं, डाले गए हैं। देखिए, राजपूत समाज के जो लोग, आप मेरी बात सुनिए, आपको तो अपील करनी चाहिए थी कि ये दलित समाज वो समाज है कि आप लोगों ने, आपके समाज के लोगों में से लाखों ऐसे मामले हैं जब आपने हमारे शादियां खराब कर दी। हमारी जो आप देखिए कि हम जब शादी होती किसी घर में कितना खुशी का माहौल होता है, आपके भी खुशी घर में होती हुई शादी तो कितना खुशी का माहौल होता है। वैसा ही हमारा बजट उतना ना होता हो, लेकिन वही खुशी के माहौल से हम गुजरते हैं। हर इंसान सपने देखता है कि मेरी शादी होगी। हम जो शादी की तैयारी करते हैं, हमारा मुहूर्त का समय आने को होता है। आप भी, कुछ लोग जो दारू चढ़ा के तैयार हो जाते हैं कि हमें शादी बिगाड़ेंगे, और आप जाके फिर वहाँ उनकी बारात को रोक देंगे। फिर तो आप सोचिए, हमने कभी आपकी जाति को टारगेट किया? कभी वीडियो बना के आपकी जाति को कि इनके पाँव काट दो, हाथ काट दो, इस तरीके का वीडियो हमने बनाए? हम लोग क्या करते हैं, किस जाति हम बोलते हैं कि हमें तो यही सिखाया गया है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हालांकि सारे अपराधियों की कुछ जातियां हैं। इस तरीके के जो अपराध जो किए जा रहे हैं कि जाति के अहम में उनकी जातियां होती हैं स्पष्ट, लेकिन हम यही मानते हैं, जो हमारे उन लोगों ने सिखाया है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, इसलिए हम किसी जाति पर अटैक नहीं करते। कभी ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं करते, उसकी जाति का नाम नहीं बिगाड़ते, कभी किसी के जाति के प्रति वो नहीं करते। ये पहला मामला है जिसमें किसी व्यक्ति ने जाति को लेकर ये टिप्पणी कर डाली। हमें भी अगर इस तरीके से, तो आप जब बारात रोके जाए तो हम भी एक समाज के प्रति जो घृणा फैलाने वाली वीडियो जारी करें, मतलब आपके देखा दे, तो यही होना चाहिए। क्योंकि आप लोग तो समझते हैं नहीं चीज़ों को। आप ये बोलिए कि एक समाज के किसी बड़े नेता पर आतंकवादी हमला हुआ हो और वो जो सदमे से गुजर रहा हो, उस समाज का कोई आदमी कर दिया, तो आप लोगों को भी थोड़ा पैसेंस रखने की जरूरत है। और आपके पास तो ऑप्शन खुले हुए, ऐसा नहीं है कि जो सरकार है आपकी बात नहीं मानेगी और आपका केस दर्ज नहीं होगा। निश्चित रूप से आप जा सकते थे। हम तो कह रहे हैं कि अगर राजपूत समाज चाहे तो वो अपना कानून केस कार्रवाई करे, कोई दिक्कत ही नहीं हमको। अगर जिसने गलत किया वो नुकसान भरेगा, इसमें कोई शको शुबा ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पूरे समाज को टारगेट किया गया, पता नहीं। देखिए, एक तो इतिहास जानते नहीं, आपका इतिहास का तो मैं आपको बता दूं समझ क्या है कि अभी पिछली बार में गुर्जर समाज ने 2 राजाओं को अपना घोषित किया। 2 कागज उन्होंने प्रिंट वो डाले अपने किसी बुक के, और आप चैलेंज ठीक से कर नहीं पाए। अगर आपके पास कोई हिस्टोरिकल साक्ष्य है, एविडेंस है, तो आप कोर्ट में जाइए, ठीक है ना, और आप उनसे लड़िए। हमें कोई वो नहीं है। कौन क्या, अगर आपकी हिस्ट्री इतनी है कि 4 लोगों ने बोल दिया वो हिस्ट्री है, तो फिर तो ये कोई हिस्ट्री नहीं है। फिर तो हमारी जनसंख्या बहुत है, हम भी कोई हिस्ट्री बोले। देखिए, हिस्ट्री वहाँ से नहीं है जहाँ से आप देखते हो। हिस्ट्री अगर देखिए तो देखिए, यहाँ की जो हमारे जिन समाज को टारगेट कर रहे हो, चमार समाज को, ये एक बौद्धकालीन शासक चमार है, शासक जाति है, आप भी जानते हैं। बौद्ध काल में जो अहिंसा की उनको जीवन जो शैली में अहिंसा का जिस स्तर तक बढ़ावा दिया गया, उसके चलते उन्होंने शांति का प्रचार किया और अपने जीवन में भी जो आसपास लड़ना झगड़ना बंद कर दिया, हथियारों से दूरी बनाई और जो खून खराबा इनसे बिल्कुल दूरी बना ली। उसी का परिणाम है कि जो जातियां यहाँ पे आई बाद में, वो उनको हराकर यहाँ की सत्ता पर काबिज हो गई। और चूंकि वो उनको हमेशा के लिए कमज़ोर करने दिया, तो आज भी वो प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि जो बाद की उत्तरोत्तर आयु जातियाँ, वो चमार समुदाय से, चमार जाति के समूह की जातियों से नफरत करती हैं, क्योंकि वो यहाँ की एक बहुत बड़ी कभी शासक जातियाँ रही हैं। लेकिन हम उन चीज़ों पे कभी गर्व नहीं करते, क्योंकि अगर मारकाट हुई हो, अशोका से पहले तो मारकाट हुई ना इस देश में, हुई ना। लेकिन अशोका ने भी फिर यहाँ की जो पॉपुलर जो कल्चर जो था कि जी और जीने दो वाले, उसमें उन्होंने उसको त्यागा और बाद में यहाँ पे एक लंबे समय तक रहा। तो बौद्धकालीन एक नगरी सभ्यता थी, लोग वहाँ पे आसपास जुड़े, वहाँ पे कार्यों का विशेषीकृत हुआ। उसी समय में ये जो कार्य आधारित जातियाँ निर्माण हुई, सुनार, लोहार, ये बहुत सारी जो कार्य आधारित जातियाँ उसी समय में निर्माण हुई। ये लोग कोई बेवकूफ़ जातियाँ नहीं हैं, बस ये खून खराबा पसंद नहीं करती हैं। उसमें चमार भी है, कुमार भी है, ठीक है ना, ये उस दौर की जातियाँ हैं। माली समुदाय है, ये खून खराबा नहीं करती, तो ये इसका मतलब ये कमतर जाति है। अब रही बात आपके इतिहास की, बात बताते हैं आपका शासनकाल का। आपका खुद ही जो माउंट आबू का जो आप बोलते हो अग्निकुंड में जो वो हुआ, वहाँ से निकले, कितने 12वीं सदी की बात है। चलिए ठीक है, 11वीं सदी की बात है, आप वहाँ से आए, आपने राज किया। अब बताइए,
12वीं 13वीं सदी में ही अलाउद्दीन खिलजी आ गया। आप खुद ही बोलते हो कि ये देश 1000 साल से गुलाम है। आप अगर गुलाम अगर किसी रहे, आप खुद का दावा है, ये मेरा दावा नहीं है, जो देश की हिंदूवादी फोर्सेज हैं उनका दावा है कि ये देश 1000 साल से गुलाम है और 2014 में आज़ाद हुआ। ये आपका है। अगर 2014 तक ये 1000 साल से वो था, गुलाम था, तो आप राजा कैसे हुए? आपका गौरव कैसे रहा? आप तो यहीं के नेटिव है ना। अगर बाहरी शक्तियों ने 1000 साल से गुलाम बनाया के रखा, आप मुसलमानों को बाहरी बोलते हो। और सीधी सी बात है, शुरुआत में मुट्ठीबार जब आए थे बाहर से तो वो बाहरी ही थे, बाद में आके लोगों ने उनका धर्म स्वीकार किया। तो आप ये बताइए, आप तय कर लें कि आप गुलाम थे या आप राजा थे उस समय में। अगर आप गुलाम थे तो राजा कौन था? देखिए, शुरू के 12वीं सदी से पहले तो बात तो पूरी मुसलमान आ गए, मुसलमान आ गए। उसके बाद ये 18वीं शताब्दी में ये अंग्रेज आ गए, 250 साल उन्होंने राज किया है। अब जब मुसलमानों का राज आया, अगर आप उनसे संघर्ष कर रहे थे तो आपके उस दौरान में राजपाट कैसे बचे रह गए? निश्चित रूप से आपने जो मुस्लिम शासक जो यहाँ पे थे उनके साथ में आपने मिलजुल के यहाँ पे सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से आपने सरकारी चलाई। और उसके बाद में ब्रिटिश युग आया। तो ब्रिटिश युग में आप देखिए कि मुसलमानों को दबाया गया ज़्यादा, लेकिन आपने फिर भी ब्रिटिशों के साथ में अच्छा उनका सहयोग से आप लोगों को उनकी जागीरें मिलती रही। स्वतंत्र राजा तो थे नहीं ब्रिटिश काल में। तो सब जो राजा जो या तो डायरेक्ट रूलिंग स्टेट्स थे या इनडायरेक्ट रूलिंग थे, जो यहाँ पर रियासतें भी थी इनडायरेक्टली ब्रिटिश सरकार ही उनको प्रशासित करती थी। तो मैं वो दौर देखना चाहता हूँ कि आप जब ये जो आप बोलते हो कि हमने लड़ाई लड़ी है, वो दौर सुनना चाहता हूँ। किससे लड़ी, कब लड़ी, उसका कोई ऐतिहासिक वो तो आप बोलते तो लड़ाई लड़ी। भाई ठीक है, हमें समाज ने जो जिम्मेदारी, हम तो आज भी जो समाज ने हमें जिम्मेदारी दी हम बखूबी निभा रहे हैं। जो लोग नहीं निभा रहे और जिन लोगों ने नहीं निभाई उनको तो आत्मावलोकन करना चाहिए। ये देश कैसे गुलाम बना? फिर 12,000 घुड़सवार बाहर से आए और इस पूरे देश को उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये तो आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि आप युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे थे, आप तो कुछ और ही कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता। अब बात आती है, आपने हमारे समाज को, चमारों को आप जबरदस्ती का नीचे दिखा रहे हैं। चमार समाज शुरू से एक मेहनत का समाज है, हमें किसी का उसकी ज़रूरत नहीं। ब्रिटिशर्स भी आए तो उन्होंने बोला चमार आर द बेस्ट कल्टिवेटर्स ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स। ये अंग्रेजों का जो गजट निकालते थे, कई गजटों में, अलीगढ़ गजट में आप पढ़ोगे तो ये उन्होंने बोला कि चमार समाज है उत्तर भारत का बहुत अच्छा जो फसल पैदा करने वाला एक जाति है। ठीक है, ये अंग्रेजों ने खुद का गजट में छपा हुआ है, हमारा कुछ दावा नहीं। ऊपर से आप देखिए कि आज भी हम तो देखिए इतिहास को ऐसे मानते हैं कि ऐसा नहीं कि इतिहास में हम 70 साल पहले बहुत महान थे, अब थोड़ी सी कमी आ गई है। हम तो हजारों साल से ऐसे थे, हजारों साल पहले भी मेरे पुरखे खेतों में काम कर रहे थे। 1000 साल पहले भी मेरे पुरखे चमड़े का काम कर रहे थे, चमड़ों की चीज़ें बना रहे थे। 1000 साल पहले भी मेरे जो पूर्वज हैं वो कपड़ा बुन रहे थे। ठीक है, 1000 साल पहले भी मेरे समाज के लोग मूर्तियाँ बना रहे थे, भवन निर्माण कर रहे थे। तो आप देख रहे हो आज भी हमारे लोग उसमें बड़े। आपका क्या मामला है ये देखिए ना, आप दूसरों को मत गिराइए। मेरा समाज तो शुरू से मेहनत कस रहा है, मेहनत की है, लोगों के पेट भरे हैं। हफ्ता वसूली हो या इलीगल लगान वसूली हो, सामंती लगान वसूली, अंतर तो कुछ होता नहीं है। डंडे के दम पे या घौंस जमा के गुंडागर्दी से ही दोनों लगान वसूली की जाती है, लोगों से पैसा हड़प कर। तभी तो जब आप बताइए लोकतंत्र और आज़ादी किसे बोलते हैं? आज़ादी किसे बोलते हैं? उस सामंतशाही जो जबरदस्ती पैसे को लूटती थी जनता से, उसको आज़ादी के लिए तो ये लड़ाई हमने 1947 में लड़ी गई। और उसके बाद वो जो सामंतशाही उसको ख़त्म कर दिया गया। सामंतशाही कोई अच्छी चीज़ तो नहीं थी, वो तो लूटपाट की व्यवस्था थी कि लोग लूट लेते थे जनता से पैसा उटपटांग के तरीक़ों से, और फिर उनको कुछ वो जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं थे। लोकतंत्र में टैक्स लिया जाता है लेकिन जनता पे खर्च किया जाता है। आपको तो लोकतंत्र की भी बेसिक समझ नहीं है कि ये जो सामंतशाही का जो सारा वो डंडे के जम पे जो हजम किया हुआ चीज़ें होती हैं, ज़मीन रिसोर्सेज जो डंडे के जम पे कब्जाई गई थी, कोई वैधानिकता नहीं होती। ये बात अलग है कि हमारे देश में पूरी आज़ादी हुई नहीं, आज़ादी या लैंड रिफॉर्म ही नहीं हुआ। रिसोर्सेज का जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जब लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ तो वो आज़ादी हुई नहीं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग तो चलो कि आप लोगों ने कब्जा लिया, ठीक है, लेकिन आप लोग नीचे दिखाने का किसी को मौका नहीं चूकते। अब मैं बोल रहा हूँ जो वो बड़बोला एक जो बोल रहा है कि हमारी औरतें खेतों में ये बकवास करता है, मेरी बात सुनो। हम ये खुशी और हमें बहुत प्राउड है कि हम लोगों ने, हमारी महिलाओं ने भी हमारे साथ में खेत में काम किया, हम लोगों ने मेहनत करके खाया। ये नहीं कि 4 लोग गए
छुरा उठाया, किसी की गर्दन पे रखा, सड़क पे खड़े होकर उसे लूटपाट के ले आए। ये हमारे अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हमारे समाज के बीच से कोई करेगा ना तो उसको कोई सम्मान नहीं देगा। वो दूसरे समाज होंगे जो इसमें भी वीरता ढूंढ लेंगे। वीरता किस चीज़ में है आप बताइए? क्या किसी की घोड़ी रोक देने में वीरता है? शादी की कोई बारात जा रही है, उस बारात को शादी खराब कर देने में कोई वीरता है? आप बताइए मुझे। कोई गरीब आदमी अगर कहीं से पानी पी ले प्यास में आके किसी हैंडपम्प से, सार्वजनिक से, उसकी मार पिटाई करके उसको मार देना, उसमें वीरता है? या उसको किसी भूखे प्यासे को पानी पिलाने में वीरता है? आप सोचिए किस किस में वीरता है। कमज़ोर लोगों को जाके आप एक जने, मैं बताऊं, मैंने पिछले 5-6 साल में करीब 100 से ज़्यादा वीडियो देखे होंगे ऐसे, जिसमें कि एक लड़के को उठा के ले गए हैं, 5-7 लोग मिलकर उसको मार रहे हैं, धमाधम धमाधम धमाधम। 5 लोग मिलके एक आदमी को, निहत्थे आदमी को मारते हैं, उसे वीरता नहीं, हिजड़ापन। हालांकि वो ट्रांसजेंडर है, उनके प्रति, सॉरी मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, उनको कायर बोलते हैं। वीर उसे बोलते हैं कि कोई 5 लोग मिलके कोई गलत काम कर रहे हैं और एक आदमी उनको जाके रोके, उसे वीरता बोलते हैं। 5 लोग मिलकर किसी और महिला का रेप कर रहे हो या सड़क पे चौराहे पे घुमा रहे हो और छठा आदमी, एक आदमी आए और 5 से लड़े और लड़के उसको, महिला को बचाए, वो तो है वीर। और वो भी कि मैं, ये 5 लोग रेप कर रहे हैं, मैं भी उसमें शादी हो जाता हूँ, इसे वीरता नहीं कायरता बोलते हैं। मेरी बात सुनिए आप। मीडिया वाले भले ही आपको दबंग लिखें, लेकिन ये जो है ना, जो ये जो कारनामे, दबंग क्या ही का दबंग रे यार। महिला को तुम सारे 50 लोग मिलकर नंगा घुमा रहे हो, इसमें कौन सी दबंगता है? किसी लड़के ने किसी चलिए, आपको, हमने आज तक कभी किसी चमार को देखा कि उसने किसी इस बात पे आप किसी की हत्या कर दी हो कि हमारे समाज की किसी महिला से किसी दूसरे समाज के लड़के ने प्रेम कर लिया, तो हम तो कभी भी उसमें इस तरीके से नफरत नहीं फैलाते भाई कि इसको मार डालो, इसने काट डालो, इसने समाज की इज्जत पे कर दिया। ये ऑनर किलिंग कौन करता है? जब आपके ताकतवर समाज की कोई महिला, देखिए, प्रेम अगर कोई आदमी करेगा तो प्रेम से जुड़ेगा, तो ऑनर किलिंग हो जाती है। ऑनर किलिंग की क्या जरूरत है भाई? आप प्रेम के दुश्मन क्यों हैं? हम तो किसी की ऑनर किलिंग नहीं करते, ठीक है ना। हमने पुलिस थानों में देखो, 2 तरीके की रिपोर्ट आई है। 2 तरीके की रिपोर्ट आई है कि पावरफुल ताकतवर कम्युनिटी ने हमारे समाज की महिलाओं का रेप किया। आप बताओ कि आपने कभी ऐसी, आपके समाज की तरफ से कोई ऐसी बनी है कि हमारे लोगों ने किसी आपके या मजबूत समाजों की, जो भी आप बोल रहे हैं, उनकी समाज की किसी महिला को हमने पकड़ के सार्वजनिक बलात्कार किया हो? ऐसी कभी कोई रिपोर्ट सुनी आपने? नहीं सुनी। लेकिन काउंटर में हमारी तरफ से बहुत सारी है। ऊपर से दूसरी खबर सुनो ऑनर किलिंग की। हमारी तरफ से रिपोर्ट दर्ज है कि हमारे लड़कों को या पुरुषों को, दलित पुरुषों को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने अप्रकाश लड़कियों से प्रेम किया, अप्रकाश लड़कियों ने उनसे प्रेम किया। इसका मतलब यह है कि आप हमारी महिलाओं का रेप करते हैं, यानी कि हमारी महिलाएं आपको पसंद नहीं करती हैं, सीधी सी बात है, इसलिए आप रेप करने को उतारू होते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी महिलाएं हमको पसंद करती है। अगर आपको पसंद कर रही होती तो हमें आपको रेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उनसे से प्रेम कर सकते थे। आप हमारा मर्डर कर रहे हैं, यानी कि आपकी महिलाएं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मोहब्बत बांटने वालों की जीत होती है। हमारा समाज मोहब्बत बांटने वाला समाज है। आप मारेंगे भी तो किसी जाति पे टारगेट नहीं करेंगे। ये वीडियो में इसीलिए आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके क्या क्या आपने करते हैं। आप ये बताइए, मेरी 43 साल की उम्र हो गई भाई, ईमानदारी से मैं बोलूँ, एक खबर आप बता दो कि इस जगह आपकी वीरता आती है सामने कि एक महिला का ऐसा इस तरीके से जघन्य अपराध किया लोगों ने, कुछ गुंडों ने, और आप जो करते पहुंच गए तुरंत। भाई हमारी सेनाएं तो अब बनी 2-3 साल पहले, आप तो बहुत समय से सेनाएं चला रहे हो। एक एग्जाम्पल बता दो कि जब आपने जो हीनियस क्राइम हुआ हो उसके सामने जाके आपने डट के लड़ाई लड़ी हो समाज के लिए, आप बताओ मुझे। ठीक है, आपका पद्मावत में लड़ना वो आपके लिए है। आप तो बता दो कि बड़े समाज के लिए, गरीब गुरबों के लिए आपने कोई लड़ाई लड़ी है कि आज हमारा ये समाज जो गाली देते फिर रहे हैं कि ये फलाना ढिमकाना, हम चमारों की ये, चमारों की वो, आप ये बता दो, आप वीर हैं, हम आपको वीर माने। आप बताओ कि पिछले, मैं इतिहास में तो चलो बहुत सारे, अब ये मैंने आपको बता दिया इतिहास कैसा है कि जो मन में आए जो कुछ भी बोल सकता है। तो आप बता दो पिछले 40 साल में वीरता के 4 गुण। मैं आपको 50 वीडियो बता सकता हूँ कि एक आदमी को पकड़ के ले गए, कोई उसको पेशाब पिला रहा है, कोई उसके पेचकस डाल रहा है उसके पीछे के भाग में, कोई उसका सर मूंड रहा है, कोई उसको बुरी तरीके से पीट रहा है, उसको नंगा कर रहा है। आप 5-7 लोग मिल, ऐसा बताओ ना कि आप एक थे और अगले 5 को आपने पीट कर हरा दिया, तब तो मैं आपकी वीरता को मानूंगा ना। आपकी कौन सी वीरता है? ये अखबार वाले तो आपके हैं शुरू से, वो आप कुछ भी कीजिएगा दबंगी लिखेंगे।
मैं तो आपको बोला कि आप मेरे से बहस कर लो, दबंगी कैसे होगी, महिला को नंगा घुमाना कैसे दबंगता है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूँ सेम टू सेम इस मामले में भी वही हुआ। 2017 में एक राजपूत कोई नेता थे यूपी के, दया शंकर आई थिंक यही नाम था, वो बोलते हैं मायावती जी को वैश्या। अब देखिए दलित समाज की एक बड़ी नेता है, आपके समाज को भी अगर कोई महिला को, अगर कोई बड़ी नेता को अगर बोला जाएगा सबसे बड़ी नेता को कि वैश्या है, तो निश्चित रूप से आपका भी आउटरीच टूटेगा, आप भी लोग गुस्सा जाहिर करेंगे। तो वहाँ पे भी कोई आदमी वो बदजुबानी कर बैठा, हालांकि वो उसने बोला कि मेरा ये था कि आप अपनी बेटी को ये सब चीज़ बोल के बताओ जो हमारी बहन जी को बोला है, ठीक है। आपने उसको भी उस बात को कट कर दिया कि मायावती को वैश्या बोला गया था। आप लोग एक लाइन को पीछे पकड़ के बोल गए, ओहो हमारी बेटी को ये बोल दिया। अरे यार तुम उससे पहले देखो ना, वो तो प्रतिक्रिया है। यहाँ पे भी प्रतिक्रिया ये है कि चंद्रशेखर पे एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसकी जिम्मेदारी एक क्षत्रिय समाज का जो पेज है उसने ले ली, ठीक है ना। ये दोनों तो आपके सामने है, यहाँ से प्रतिक्रिया पैदा हुई है। आप सोचो चंद्रशेखर को बेवकूफ, कोई सड़क चलता हुआ इंसान नहीं है भाई मेरे, ये बात समझो। चाहे मैं उसकी पार्टी से हूँ या नहीं हूँ, मैं मायावती जी के पार्टी से हूँ ना हूँ, लेकिन ये बात सही है ना, वो बड़े नेता हैं। आप वैसा बोलोगे तो गुस्सा, लोगों को गुस्सा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? फूटेगा। आपको ये बात समझनी चाहिए। अब आप उस क्रिया को तो आप भूल जाते हैं बहुत सराहनीय तरीके से। आप पिछली बार मीडिया ने भी यही किया कि जो मायावती को वैश्या बोला उसको तो हटा दिया गया। अब चर्चा इस पर होगी जो उसकी प्रतिक्रिया में जो बोला गया। यहाँ पे भी यही हो रहा है। महक सिंह हमारे लिए कोई, मैं तो जानता भी नहीं भाई, वो पहली बार अभी मैंने तो नाम सुना है कि महक सिंह नाम का कोई लड़का है, मैं जानता भी नहीं। और मैं तो कह रहा हूँ कि उस लड़के ने बदजुबानी कर डाली है और उस पर कोई भी अगर एक्शन बनता है तो आप जाइए पुलिस में, क्या दिक्कत है। लेकिन आपने इसको मौका ढूंढा कि जो चमारों को देखो, चमारों के प्रति नफरत वो दिखती है भाई पहले से। हमको ये बताओ मत कि ये नफरत किसी इस घटना की वजह से आई है, उसने ऐसे बोल दिया। आप नफरत से भरे हुए हो, ये मैं आपको 1000 इंसिडेंट्स डेली के बता सकता हूँ। अब फिर एक शरारत और होती है। मैं कल कोई भूमियार नाम का बिहार का पेज देख रहा था। देखिए जो वो भीम आर्मी का कोई महक सिंह है, उसने तो शायद क्षत्रिय और एक कास्ट को टारगेट किया, ये मुझे सुनाई दिया। उसने सवर्ण समाज तो कहीं भी प्रयोग नहीं किया भाई। उस बंदे ने पूरे वीडियो में कि तुम सवर्ण समाज के बारे में ऐसे बोल रहे हो, सवर्ण समाज के बारे में बोल रहे हो, यानी कि ये लामबंदी है कि एक जाति के खिलाफ। भाई आप एक 1-to-1 फाइट कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है एक जाति तो आप अटैक करो, तो एक जाति तक रहने दो ना। आपने सवर्ण समाज लिया है। अब एक राजस्थान का एक वीडियो आया है, वो 36 कौम का लेके चल रहा है। उसमें एक जाति के लिए आप 36 कौम इकट्ठी कर रहे हो यार, एक जाति के लिए। और एक जाति के लिए भी नहीं भाई, एक बंदे की बदजुबानी हुई है। हमारा तरफ से तो अभी कोई रिएक्शन आया ही नहीं है। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप ये जो अपनी जो अंदर नफरत दबी हुई है ना, ये हमारे लिए नई नहीं है। मैं पहली बार आपकी नफरत नहीं झेल रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। आपके अंदर तो नफरत फूट फूट भरी है। आप लोग आज इंसानी वो बोल रहा है बिहार से कि बाबा साहब ने क्या यही शिक्षा दी है। बाबा साहब ने शिक्षा मैं बताऊँ क्या दी है। लक्ष्मणपुर बाथे में भूमियार समाज की एक रणवीर सेना ने अटैक किया। ये तो लंबे समय, देखिए ये तो हमारी कानूनी प्रणाली की बड़ी जीत है कि किसी को भी फांसी की सजा नहीं दे पाए और बाद में सबूतों के अभाव में सब गिरफ्तार हो गए। बाकी हकीकत तो यही है कि वहीं से फोटो जाए, घटना ये ऐसी हुई कि वहाँ से हमारी जो गर्भवती महिलाओं के पेट चीरे गए, उनके पेट में से बच्चे निकाले गए, 7-8 मास के बच्चे, और उनको त्रिशूल पे टांगा गया। ये तो दुनिया ने देखा। हमको सिखा रहे हो कि बाबा साहब ने हमको क्या कहा। हमसे ज़्यादा लोकतंत्र का कोई प्रहरी है इस देश में? इस देश में अगर लोकतंत्र को अगर कोई जिंदा रखे हुए तो हमें, वरना अभी तक तो इस देश में कब का लोकतंत्र खत्म हो चुका होता। हमारी एनर्जी इतनी बड़ी ताकत की लोग जो बाबा साहब के मानने वाले सिर्फ वही लोग हैं, वरना इस देश के 100 टुकड़े हो जाए कल के तक। इस देश में जोड़क शक्तियाँ है सबसे बड़ी हमारी चमार समुदाय उत्तर भारत में। हम अगर अपने आप को अगर एक बार करने बंद कर दें और आपकी सुर में जाति खेलने लग जाए तो इस देश में लोकतंत्र नहीं चलेगा। क्योंकि जो जितनी डोमिनेट जातियाँ हैं ना, जो अपने आप को दबंग और महाबली बनती फिरती हैं, इस देश के टुकड़े करने पे हिचकेंगी नहीं। उनको अपना छोटी छोटी रियासतों में, उनके अंदर कीड़ा है इस देश को छोटी छोटी रियासतों में बांटना। और कौन सी आप फौज की बात करते हो भाई साहब, हमें एहसान लगाते हो हम सीमा पर लड़ते हैं। क्या सीमा पे भैया, आपको गलत फहमी है। सेना में सारी जातियों के लोग हैं, और जब वहां से कारगिल में से जब लाशें आई ना, उनको काउंट कीजिए कौन सी समाज की कितनी है। किसी भी एक जाति का बता दो कि वहाँ पे सब है। वहाँ पे क्या यादव नहीं था, क्या चमार नहीं था, क्या जाट नहीं था, कौन सी जाति के लोग नहीं थे वहाँ पे? आप अकेले ये आप कहते रहते कि वहाँ पे आपने वीरता दिखा दी। भैया फुट सोल्जर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे लोग बाग, हमारे नीचे के किसान और जो मजदूरों के जो लोग बच्चे सबसे ज़्यादा है फुट सोल्जर, जिनकी हत्या जो बॉर्डर पे जान देते हैं। और एक बात है, वहाँ पे जितना खतरा वहाँ पे डेंजर है ना, वहाँ पे सीवर उस पे बॉर्डर पे उतना ही खतरा है ना। सीवर लाइन में उतरते हैं ना वहाँ पे,
उतना ही खतरा जान का है। आप साल भर में आप काउंट कीजिए, जो ये रिपोर्ट नहीं होती, सरकार कोई अलग से आंकड़े नहीं करता, जितने हमारे देश में सेनाओं में नहीं मरते होंगे, जितने 30 साल में हमारे लोग वहाँ पे शिविरों में समा गए यहाँ पे देश में, जिनको वाल्मीकि समुदाय बोलता है, उनकी कुर्बानी को देखो। अगर वो काम नहीं करे तो तुम्हारा पूरा शहर सड़ जाए जो ऊंची ऊंची टालिका है। तुम जो बात बात पे एहसान, किसका एहसान दिखा रहे हो? एक बार हम लोग 5-6 दिन उनके बिना रह भी सकते हैं, कुछ उसके बिना, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना लोग, इनके बिना आप 2 दिन भी नहीं रह सके, पूरा देश सड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो आप है ना, हर काम को है ना, जिसको जिम्मेदारी मिली है वो अपना काम करो, किसी पे एहसान मत दिखाओ। तनख्वाह मिलती है मोटी मोटी। और मैं आपको बता दूं, फौज की आपको बात बता दूं, एनडीए का एग्जाम होता है, जब हम जेईई की तैयारी करते थे तब हमको था एनडीए के एग्जाम में भी उतना ही कंपटीशन है, मतलब कुर्बानी देने के लिए लाखों लोग बैठते हैं एग्जाम में कि हम कुर्बानी देंगे। और वहाँ पे आपको रिटर्न में बोलो, हमारे लोग बहुत अच्छा अंक लेके आते हैं। जनरल में उसमें इंटरव्यू में छाड़ देते हैं, इंटरव्यू वो जो शुरू से डोमिनेंस बना के बैठे हुए हैं ना एनडीए के एग्जाम में, जो शुरू से, वहाँ पे सबसे एक फेवरेट क्वेश्चन ये है एनडीए के एग्जाम में, जो आप इंटरव्यू जाते हैं, क्या आपकी फैमिली का कोई आदमी पहले से है? अगर आपने बोल दिया हाँ मेरे पिताजी है, मेरे चाचा जी हैं इस बड़ी वाली पोस्ट पे, तो आपके बढ़ के नंबर मिल जाते हैं, अदरवाइज तो बाहर कर देते हैं। बाहर के लोग एक्सेप्टेड नहीं है, जिनका डोमिनेंस है वो 70 साल तक डोमिनेंस बना हुआ आ रहा है। मतलब कि वहाँ पे जो ये है ना कि हम लोग कुर्बानी देने के भी अलग है। जैसे आजकल राजनीति में हमारे नेता इतनी कुर्बानी दे चुके होते हैं कि 80 साल तक कुर्बानी देते हैं, फिर अपने बच्चों को घुसा रहे कुर्बानी देने के लिए। तो हम भी जानते हो कैसी कुर्बानी है। हर नेता कुर्बानी तो दे रहा है ना अपने जीवन की। जो अभी यहाँ पे जितने भी नेता हैं, हमारे नेता ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, इतनी कुर्बानी देते हैं। 60 साल तक तो खुद 80 साल तक तो खुद कुर्बानी देते हैं, फिर अपने बच्चों की कुर्बानी देते हैं। वो हमें पता है कौन सी कुर्बानी है, और जन्नत की हकीकत हमें मालूम है। हमको मत बताओ, ये धौंस मत दिखाओ भैया। अपना काम आपने अगर किया होता तो देश 800 साल 900 साल या 1000 साल ये गुलाम नहीं हुआ होता। आप पहले तो खुद, आपके जो नारे हैं ना जो बोल रहे हैं 1000 साल तक आज गुलाम रहा देश, 2014 में आज़ाद हुआ, तो आप बताओ कि गुलाम थे तो आपके राजसी ठाट बाट कैसे हैं? हम गुलाम थे, हम तो कमज़ोर हैं। हम बोल रहे हैं हम तो 2500 साल से, जब से हमारा गया है, मतलब आप देखिए 500 सदी के बाद में तो हमारे पास राजसत्ता कभी रही नहीं है, हम तो ख़त्म ही हो गए उसके बाद में। तो आप लोग है ना हिस्ट्री को ऊल जुलूल पढ़ते हो। कुछ भी देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ की जो संस्कृति, जो अच्छे तत्व है, वो उनमें बहुत कुछ हिस्सा या कि जो नीचे जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उनका है, लेकिन उन चीज़ों को कभी भी घमंड के रूप में, जाति घमंड के रूप में ना यूज़ किया जाए तो ये बेहतर है। हम ये मानते हैं कि कोई भी अगर इस देश में अगर अच्छा करके जाता है तो देश का आदमी है, उसको जाति अहम का। और ये मेरे बहुत सारे जो बहुत सारे बहुजन समाज की भी जातियाँ हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि जाति अहम के लिए बढ़ावा मत को। आप जो आदमी मेहनत कर रहा है ना, इस देश में मेहनत कर रहा है, जमीन में बो के खा रहा है, वो है असली प्राउड की बात। आप अगर आंखों में आंख मिला के बोल सको कि भाई मैंने तो मेहनत करके खाया है, अरे यार 4 लोग मिले। अब मैं आपको, आज मैंने वो एरोप्लेन का भी लिखा कि हम लोग डोमिनेंस, हम लोगों ने कब्जा कर लिया, हम लोगों की तूती बोलती थी। एक फ्लाइट में 500 लोग बैठे हुए हैं, 4 आतंकवादी आए, पूरी फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। अब वो 500 लोगों को आराम से मजबूत कर रहे हैं, कौन कब कहाँ मुदेगा, मतलब कौन कब क्या करेगा। क्यों? उनके पास हथियार है, हथियारबंद लोग हैं, संगठित हैं, पर्टिकुलर ट्रेंड है। वो 500 लोग हैं, ट्रेंड नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग परिवार से आए, मिलकर उनकी कोई तैयारी नहीं है आपसे लड़ने की। इसका मतलब ये नहीं कि 500 लोग कमज़ोर हैं, आप उनके मालिक हैं। आपके मालिक नहीं है। आप जो आतंक जो पैदा कर रखा है कुछ लोगों ने, जो डंडे का जोर या गोली का जोर, इन चीज़ों से आप किसी को धमका कर रख रहे हैं, तो वो चुप बैठे हुए हैं क्योंकि उनके परिवार हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उन चीज़ों का समझते हैं कि इससे देश दुनिया का नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इस मामले में एक सरकार से निवेदन जरूर करूँगा कि देखिए, सरकार पूरे जो लोकतंत्र जो है वो विश्वास से चलती है, ठीक है ना। जब तक लोगों में विश्वास है कि सरकार हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी एक तरफा, तब तक ये लोकतंत्र भी चलेगा, सारी संस्थाएं भी चलेंगी। लेकिन मैं खासकर इन चीज़ों में जो भी घटना हुई है, जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने भी दिखाया कि ये जो पूरा जो जिस तरीके से बताया जा रहा है वो ओवर सिंप्लीफाई करके, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि अगर एक बार विश्वास टूटा तो यकीन मानिए दुनिया में जितने भी तख्ता पलट जो इससे अव्यवस्थाएं फैली, वो गरीब समाज के लोगों ने या जो गरीब कृषक मजदूर लोगों ने ही यहाँ पे अव्यवस्था है। उनको विश्वास खत्म हो गया तो वो तो भूखे नंगे लोग हैं। आप बताइए, एक झोंपड़ी वाले आदमी से क्या छीन लोगे आप?
अगर अव्यवस्था फैलती है तो नुकसान हवेली वालों का होगा, झोंपड़ी वालों का होगा क्या? आप बताइए मुझे। उनकी तो तादाद इतनी ज़्यादा है, कितनों को आप गोली से मार दोगे? आप बताइए कितने की तैयारी कर लोगे? इसलिए मेरा सरकार से ये है कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, और ये जो वीडियोज़ पे जो हमारे समाज के प्रति जो घृणा फैला रहे हैं, इन पर आप, खासकर राजपूत समाज की इस जगह जिम्मेदारी है। बाद में आप ये करते फिरे कि हम लोग ये वो, आप लोग इनको रोकिए जो ये पूरे समाज को याद दिला रहे हैं। आपको एक और बोलूँ, वो जो भौकेंद्र है उसको बोलता हूँ कि तू शायद हॉस्पिटल में भी पैदा हुआ हो, तेरा पिताजी से पूछ लेना, अपने मम्मी पापा से, आपके पिताजी और उनका जन्म है ना किसी दाई के हाथों से हुआ होगा। वो दाइयाँ भी चमार समाज की होती है पूरे देश में, उत्तर भारत में, पता है आपको? वो दाइयाँ, जब तुम्हारे घर में कोई महिलाओं का जब बच्चा होने वाला होता ना, तो दाइयों का, हमारे समाज की जो काकियाँ दादियाँ हैं, उनके पाँव पड़ते थे तुम्हारे जो ठाकुर साहब लोग कि वो हमारी बहू के ये हो रहा है, चल दर्द शुरू हो गए, आ जाओ। हम लोगों ने पैदा किए हैं इस देश के सारे बच्चे। हमारी तुम चमारियों को जिनके प्रति तुम असम्मान व्यक्त करते हो, उनको बोलते हो खेतों में हमने उनके साथ इज्जत से खेल डाला, उन महिलाओं ने तुम्हारे बच्चे पैदा किए हैं। ये अस्पताल तो कल की चीज़ है भाई मेरे। आपने उनसे पूछना, सारे जो गांव वाड़ में जो ये ठिकानों में रहते हैं, कि किन्होंने आपके बच्चे पैदा किए हैं। सारी दाइयाँ हमारे समाज की हुआ करती थी। ये भी तुम पे एहसान है, तुम पे, तुम्हारे पूर्वजों तक पे एहसान है मेरे समाज का कि तुम्हें पैदा करने में हमारा भी एक अधिकार है, वो बोला हमारा भी एक उसमें रोल रहा है, ठीक है ना? तो तुम्हारी जिंदगी पे भी हमारा एक अधिकार है। ये नफरत मत बांटो, प्रेम बांटो। इस देश में जो भी जाति है, चाहे वो लड़ना जानती हो नहीं लड़ना जानती हो, कोई प्रेम से रहती है, किसी को मौका मिला नहीं उस तरीके से, लेकिन हर जाति का बराबर महत्व है इस जाति में, इस देश में। आप अगर उनको अगर एक उसमें फंक्शनल उसमें भी देखो, तो आप अगर एक जाति को आप मान लो सूत काटने वाली जाति आपके बीच में है जो कपड़े बनाती है, आप उसको हटा दोगे तो कपड़े कहाँ से आ जाएंगे तुम्हारे लिए? तो वही सब प्रोमिनेंट है जो डंडा लेके जो वहाँ पे सरकार चलाते हो, ये पूरा देश लाते हो, वो इम्पोर्टेंट है। हर इंसान महत्वपूर्ण है, किसी को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि हम ये प्राउड के साथ कह सकते हैं कि जो काम इस समाज ने हमको दिया, एक समय में हमारे जो हाथ की जो ये हमारी दस्तकारी जो हाथ का सामान था हमारा बना हुआ, वो यूरोप जाया करता था। पूरा ब्रिटेन का मार्केट हमारे उससे पटा रहता था, पूरा वो यूरोप पे। यहाँ से बहुत सारा सामान हमारा चमड़े का, खासकर उस दौर में देखिए ये गाड़ी घोड़े नहीं हुआ करते तो जो पूरा जो घोड़ा होता है ना, वो चमड़े से लदा होता था। सारी उसकी जीन वीन सब घोड़े चमड़े से बनती थी, और बूट सब चमड़े से बनते थे। मतलब कि यूरोप में यहाँ का चमड़े का पूरा वहाँ सामान जाता था। यहाँ के मिर्च मसाले पैदा करके हम वहाँ बेचते थे पूरा। मतलब आप देखिए हमारी बनी हुई चीज़ें वहाँ तक गई हैं, तो हमने तो अपना काम एक्सीलेंस विद एक्सीलेंस किया है। अगर देश गुलाम रहा है, आप देखिए कितना एक्सीलेंस है। आपने जिम्मेदारी ली ना कि हम लड़ेंगे, हम रक्षा करेंगे, हम ये करेंगे। आप ठीक है, आप गरीब गुरबों को पीट लेते हो, बारात रोक लेते हो, तो ये काफ़ी नहीं है वीरता के लिए। आपको बताना पड़ेगा 1000 साल में आप अगर फेल हुए हो तो आपको बताना पड़ेगा आपकी वीरता में कहाँ चूक हुई। 12 देखिए वो 1000 किलोमीटर दूर से आए, 1500 किलोमीटर दूर से, 1500 किलोमीटर दूर जाके किसी गाँव में अटैक करना आसान है क्या? वो 1500 किलोमीटर दूर से आए और आप पे अटैक करके आपसे जीत गए। आप सोचिए आपकी वीरता की। मेरे को मत बताओ। इतिहास अभी देखिए चीज़ें खुल के कोई चर्चा नहीं करता है। देखिए आपसे आप बात पे नाराज हो जाते हो, बहस नहीं करते हो, तो फिर ये गलत बात है ना। आप अब खुद आकलन करो, हमें नीचे मत दिखाओ भाई मेरे। इस देश पे जितना चमार समाज का एहसान है ना, अब फिर मैं उस चीज़ को प्राउड में नहीं लेता हूँ, उतना किसी भी समाज का इसमें नहीं होगा। पुरानी जातियों में, बौद्धकालीन जातियों में से है। कितने हम लोगों को कब से ये जो अहिंसा अपनाने की कब से कीमत चुकानी पड़ रही है कि हम लोग हत्या नहीं, किसी को प्रमोट नहीं करते। कितना आसान होता कि हमारे लिए हम लोग ये बोल देते कि किसी ने बारात रोक दी, चलो उसके पाँव काटने, 1500 लोग इकट्ठे करके वहाँ पे पाँव काटने फिरे। हम लोग तो मैक्सिमम ये करते हैं भैया पुलिस सीधी सीधी कार्रवाई कर ले, उतना ही काफ़ी है। और मैं आपको बताऊँ वीरता की बात है इसी में ही। ये राजस्थान में घटनाक्रम हुआ, बारात रोक दी गई, बड़े बड़े नारे लगा के वीरता दबंगता के, ठीक है साहब कर दी, बारात रोक दी। हमारे लोग थाने पहुंचे, थानेदार भी उसी कास्ट का जिसने बारात रोकी। ये राजस्थान का ही मसला है। और वहाँ पे पहले से वो कह रहे कि आपने महिलाएं छेड़ी, महिलाओं ने भी गवाही दे दी। यार हद करते हो यार। एक तो आप कह रहे हो कि हम लोगों के वो प्राउड के खिलाफ है, आप यहाँ से कर रहे हो, फिर आप ये इल्जाम लगा रहे हो। छाती ठोक के बोलो ना। अगर आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, तो बोलो कि हम लोगों ने इस चीज़ के लिए, प्राउड के लिए वो किया है। बाद में झूठ के बोलते हो आप लोग।
अगर आप जिस चीज़ कारण के लिए मार रहे हो, अगर वो कारण आप बता नहीं सकते सबके सामने, तो फिर क्यों आप ले रहे हो? आप बोलो ना कि मैंने इस कारण से मारा है, इसकी मूंछों की वजह से मैंने मारा, इसने अच्छे कपड़े पहने हुए तो मुझे मैंने मारा, इसने मेरे सामने आंखों में आंख डाल बात करके बात करी। तो अगर जिस कारण से मारो मारो ना, आप लोग कम से कम उतनी तो हिम्मत करो ना। ये झूठ मूठ का क्यों 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 बहाने बनाते हो, बाद में झूठ बोलते हो? तो कुल मिला के बात ये मेरे भाई, आप जो इतिहास जानते हो सकता है कि आपके जो परिवार में समझाया जाता है इतिहास, या जो आपकी परिपाटी में इतिहास चलता है, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। हमने तो इतिहास वो पढ़ा है जो बड़ी बड़ी पुस्तकों में, जो भारतीय जो छप के आई हैं, और बड़ी बड़ी पुस्तकालय में, जो सरकार की पुस्तकालय में होता है, वहाँ से इतिहास पढ़ा है। आप देखिए कि इस समाज का कितना बड़ा रोल है और इस देश के विकास में। और मजदूर आज भी, अगर मैं बोलूँ आपको, जो ये आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, मैं 5 करोड़ के फ्लैट में रहता हूँ, 10 करोड़ में। उत्तर भारत में 60% लेबर है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आप देखते हैं। इंजीनियर तो एसी कमरों में नक्शा बनाते हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, घर में नक्शे बनते हैं एसी रूम में, वहाँ साइट पे तो विजिट होती है महीने में 2 महीने। हमारे लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी 50-50 मंजिल की जो यहाँ पे इमारतें बना रहे हैं। आपको लगता है ये मजाक है? ये बिना सीखे बन जाती हैं। एक मिस्त्री बनने में कितना हो जाता है? हमारे सारे 70% मिस्त्री और बेलदार जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वो हमारे हैं। तो ये क्या आपके जो ये बड़े बड़े ये गुड़गांव पैदा कर दिए, फरीदाबाद पैदा कर दिए हम लोगों ने, ये क्या लठ खड़ा करके या जमीन रोक कर ये बन जाती हैं क्या इमारतें? आप जो सोचते हैं, इनमें बहुत दिमाग की और बहुत मेहनत से, खून पसीने से हम लोग मेहनत करते हैं, तभी अट्टालिकाएं बनती हैं। ठीक है ना? आप लोगों का रिसोर्सेज पे कब्जा है। एक आदमी बोल रहा है यहाँ पे कि हम इनको खेतों में काम नहीं, राजस्थान का ही, हम अपने खेतों में काम नहीं देंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। अरे ये साले में गाली निकलती है फिर मुंह से कि इस देश में आज़ादी साली आधी पड़ दी आई, रिसोर्सेज का डेमोक्रेटाइज हुआ ही नहीं, लोकतंत्र हुआ ही नहीं, लैंड रिफॉर्म हुआ ही नहीं, क्योंकि वो आपके सहयोगी लोगों को ही हाथ में सत्ता आ गई। अदरवाइज तो आप बता दो कि जब ये आज़ादी का मतलब ये होता है कि जो लोग जिस काम के लिए वही काम होगा। रिसोर्सेज आपके हाथ में आ गए, सारे खेत आपके हाथ में आ गए, तो जो खेती करने जानते हैं उनके हाथ में क्या आएगा? राजपूत क्या एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी है क्या इसमें? आप बताओ जरा। मेरे जो राजपूत भैया सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलो। आप तो बोलते हो राजा हैं, चलो मान लिया मैंने, आप राजा हैं, आपने लड़ाई लड़ते रहे होंगे, चलो ठीक है मान लिया। तो एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी तो नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी है। क्यों नहीं है हमारे पास ज़मीन? मतलब जो आदमी खेती कर रहा है, हजारों साल से जिसके पुरखे खेती कर रहे हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। जिनको खेती का कोई अनुभव नहीं है वो खेती आ रहे हैं। फिर क्या होता है? आधे बटाई पे देके आप निकल जाते हैं खेत, जरा से ओले पड़े, सरकार आपके अकाउंट में पैसा भेज देती है, आदमी हमारा मर जाता है जो खेती कर रहा है। ये तो देश का एक जो है ना, इसे संगठित एक षड्यंत्र है जो कमज़ोर लोगों की पीठ पे जो ये पड़ रहा है। जिस दिन ये समाज समझेगा ना मेरा कि किस तरीके से लूटा गया है यहाँ पे पावरफुल लोगों ने, और वो एक बोल रहा था कि बड़े पावरफुल है। भाई साहब मेरी बात सुन लो, पावरफुल वो गए जमाने। ये तो बूथ कैप्चर कर करके आप लोकतंत्र की हत्या कर करके जो पावर जो की गई है वो, वरना आपको है ना, इतनी भी हमारी पॉपुलेशन है कि आपका एक आदमी जीत कर ही जाए। अगर आह्वान करते हैं हम लोग, हालांकि ऐसी घृणा फैलाने का हमारा कोई मानस नहीं है कि हम लोग किसी कम्युनिटी के खिलाफ, लेकिन आप है ना इस बात को अहम को पैदा मत करो। वो खेत है ना, वो किसानों के ही हैं खेत। अगर आप अपना खेत नहीं कर पा रहे हो, किसान तो बेचारा मजदूर हो गया, क्योंकि खेत आपने कब्जे में कर रखे हैं, आपसे कर्जा ले लिया। अरे भाई किसी को चक्कू दिखा के लूटा तो नहीं, वो चाहते तो 4-5 लोग ग्रुप बना लेते, सड़क पे चले जाते, किसी के गले पे रख देते छुरी, लो निकाल पैसा। लूटपाट तो नहीं करते। कर्जा ले लिया तो क्या हुआ? कर्जा चुका भी रहे और ब्याज का ब्याज चुका रहे वो लोग बात। कर्जा लेने में नीचता नहीं है, नीचता बताओ किस बीच में है? कब्जा कर लेने में, लट के दम पे आदमी को मार देने में, इसमें है। कितनी जमीन है, कितनी दबा ले दो आप लोगों की, उनकी जो कमजोर वर्ग की, क्योंकि वो हत्या नहीं कर पाते हैं, वो खून खराबा नहीं कर पाते, इसलिए आप उनकी ज़मीनें दबा लेते हो। कल उन्होंने भी हत्या स्टार्ट कर दिया, आपकी तरह लठ उठा लिया और कि अब तो लठ के दम पे चलेगा। फिर कौन तो आपके लिए सूत बुनेगा, इस देश में कपड़े बनाएगा? कौन ये सारे मकान बनाएगा? अगर उन्होंने भी यही बेशर्मी उठा ली कि हम तो लठ पटंगा करते फिरेंगे साहब, तो लठ पटंगा से चल जाता है पूरा देश। नहीं, आप जो कह रहे हो ना, तुम तो मजदूर लोग हो, जो बोल रहा है कि एक दिन की दिहाड़ी छूट जाएगी तो फिर एक ही दिन ही आ सकते हो। हम लोग तो पूरे टाइम लड़ाई में फ्री हैं, हम तो फ्री बैठे हैं लड़ाई के। तो यहाँ पे हर आदमी यही ठान ले इस देश में कि हम तो अब तो लड़कर ही खाएंगे जो भी है। मतलब लठ लेके निकल लिए, जो भी मिला लूटा, और आगे हमको मिला तो हमने लूट लिया, तुमको मिला तो तुमने लूट लिया, तो देश कितने दिन चल जाएगा भाई मेरे?
ये देश केवल खून पसीने से चल रहा है। और इस देश में बड़ी मतलब बेहुदापने की बात है कि जो लोग जो मेहनत नहीं करते, जिनका पसीना नहीं टपकता है, वो लोग तो मजे ले रहे हैं इस देश में, और जिनका खून पसीना इस मिट्टी में रोज मिलता है, वो लोग यहाँ पे उनको नीचे दिखाया जा रहा है जो मेहनत कर रहे हैं। प्राउड किसको होना चाहिए? जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को प्राउड होना चाहिए ना। तो यही बात करने आया था मैं, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि इतने दिनों से लगातार 5-7 दिन से इतनी नफरतें फैलाई जा रही है और प्रबुद्ध समाज की तरफ से कोई अपील नहीं हो रही है। मैं यही कहूँगा कि राजपूत समाज से कि इस बात को ना बढ़ाएं, जो भी लोग हैं अपने समाज के लोगों को समझाएं। हमारे एक बंदे से गलती हुई या जो उसकी बदजुबानी है महक सिंह की, आपके पास कानूनी रास्ता है, आप लोग बिल्कुल अपनाएं, उसके खिलाफ FIR दर्ज करें, जो भी कानूनी सम्मत प्रक्रिया होगी वो पूरी होगी। अब आप उसमें भी कह रहे हैं वहाँ पे हम माफ़ नहीं करेंगे। यार तुमने हमारे इतने लोगों को घोड़ी पे से उतार दिया, इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को नीचे दिखा दिया, अच्छे कपड़े पहने मार दिया, हम लेके घूमे, हम बना दें फिर यही चीज़ें कि हम लोग पाँव काटेंगे, हाथ काटेंगे, ये करें हम लोग ऐसा इस तरीके से? क्या यार फालतू की बातें करते रहो। तो आप अपने तो देख लो, तुमने कितना परेशान कितना लोगों को किया है। मैं ठीक है सारे लोगों को क्रिमिनल नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि लाखों जगह तुम लोगों ने दलित समाज की, हमारे चमार समाज की शादियाँ खराब कर दिया आप लोगों ने? ये सही नहीं है। हमने बोला कि वहाँ पे जाके हमको हत्या करनी है उनकी, हमको बंदूक उठा लेनी है और ये सब चीज़ें करना है, और जाति के उसको भड़काते फिर रहे, ये तो हमारी ये चली गई, इज्जत चली गई। इज्जत जाति जब वो सरकार, जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करने जा रहे थे ना, कब्जा कर रहे थे देश पे, तब अगर इज्जत की अगर इतनी आती तो देश ये इतना है ना, जलील नहीं होता है देश, ठीक है ना। या जब आप कह रहे हो कि आक्रांत आए थे बाहर से, तब इज्जत की बात करते उनसे लड़ लेते आप, ठीक है। इन कमजोरों के खिलाफ मतलब आप देखिए, या तो आप ये कि आपको ये लगता है कि बाकी लोग ठीक है, लेकिन ये चमार कैसे बोल देगा? यही तुम्हारे जो अवचेतन में जो है, यही बात है कि आप ये सोचते हो कि यार चमार कैसे बोल देगा? बाकी तो ठीक है, मुसलमान का तो बनता है, अंग्रेजों का तो बनता है, बाकी जातियों का तो बनता है, लेकिन चमार कैसे बोल देगा? भाई साहब ये देखो, किसी समुदाय के बड़े नेता के ऊपर, उभरते हुए नेता के ऊपर, हर समाज अपने नेता पे जो उसके फॉलोअर होते हैं, भाई साहब उसको अपनी जान मानते हैं उसको, ठीक है ना। चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ है, ठीक है ना, वो उसके बहुत बड़े फॉलोअरशिप है यहाँ पर, और हमारे समाज का एक नेता है वो, और डेमोक्रेटिक उस तरीके से काम कर रहा है। अगर उसने भी कुछ, अगर आपको लगता है कि वो आपकी कुछ बातें पसंद नहीं है, तो हम जो रिपोर्ट लिखाने जाते तो कानून मानने में या रिपोर्ट लिखाने में कोई निश्चित नहीं है, आप डालो ना कानून के केस करो ना, उसमें क्या कौन रोका है? चंद्रशेखर पे कह रहे हैं कि भाई वो है, चंद्रशेखर ने क्या किया बताइए आप मुझे? जाट समाज की जो कुछ पहलवान थी, वो दिल्ली में बैठ के कई दिनों तक रोती नहीं कि हमारे साथ में जो ये है, ये बंदे ने ये यौन शोषण किया है, लंबे समय तक यौन शोषण किया है, और हम चाहते हैं कि न्याय मिले। वो रोई हैं मीडिया में आके, हमने देखा है। अब देखिए, आपका पैरामीटर होता होगा कि दूसरे समाज की कोई महिला रो रही है तो आप कहते हैं ठीक है, ये उसकी और चरित्र पे आप कर दो। हम लोग तो हर आदमी के दुख से जुड़ते हैं। चंद्रशेखर भी हम में से ही है, वो चला गया कि भाई अब देखिए सरकार से, देखिए जो भी प्रोटेस्ट होता है लोकतंत्र में, सरकार के खिलाफ होता है, वो सरकार का एक मंत्री है जिसके खिलाफ लगातार 1-1.5 महीने से प्रोटेस्ट हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो लोग भी है, तो हमारी स्वेच्छा है कि अगर कोई महिला रोती है, ये तो देखिए जांच का विषय है कि वो घटनाक्रम कितना सही था कितना गलत था। अगर कोई महिला लगातार रो रही है तो जांच तो होनी चाहिए ना, FIR तो होनी चाहिए। तो रो रही है तो वो चले गए। अब आप इस बात को लेकर आते हैं कि जाट समाज में चमार का लड़का क्यों चला गया अब जाट समाज की लड़ाई में। तो भाई जो न्याय की लड़ाई होती है इसमें तो आपको भी आना चाहिए। राजपूत समाज के लोग अगर ये रेप, अगर जो महिलाएं बोल रही है यौन शोषण का अगर सही मामला है, और राजपूत समाज इस बात से नाराज है कि जाट समाज की महिलाओं की यौन शोषण जो हुआ है उस आंदोलन में, जो उसको लेके यौन शोषण को लेके जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ में, उसमें एक चमार जाति का नेता जा मिला, इस बात से आप नाराज हो। मैं तो कह रहा हूँ कि न्याय की लड़ाई में उनको कास्ट छोड़ के जाति से बाहर कूद के आना चाहिए, तभी तो इंसान कहलाएंगे हम। जाति के लिए लड़ना कोई इंसानियत है क्या? आप बताओ मुझे, इंसानियत है? अब आप गुर्जर समाज का है, गुर्जर समाज वो अपना एक वो कागज है कि पुरानी किताब है 400-500 साल, उसको बोल रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वो था, वो पृथ्वीराज गुर्जर प्रतिहार राजा था, उनके एक बुक में उन्होंने वो शेयर किया है। तो आप जाके कोर्ट में साबित कर लो ना, हिस्टोरियन का पैनल बैठा तो लटपटेंगे क्यों कर रहे हो आप लोग? लट के लड़ रहे हो आप, तो हिस्ट्री से लड़ने वाले हो ना। देखो मैं किसी राजा को अर्जी वो बना के कि ये मेरी जाति का, ऐसा तो खेल चलेगा नहीं भाई। आप सीधे चले जाओ, आप लोग ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं।
वो कोर्ट बना बैठा देगी वो पैनल, वो हिस्ट्री का। और मैं तो चाहता हूँ इस देश की हिस्ट्री पे का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए और ये दिखाया जाए जिन जिन राजाओं पे जो घमंड किया जा रहा है ना, उन राजाओं के काल में आम जनता की क्या स्थिति थी, उन्होंने लोक कल्याण के कौन कौन से कार्य करे, क्या वो आम लोगों की तरफ से जिम्मेदार थे। देखिए केवल यही नहीं कि हम लोगों ने कब्जा कर लिया, हाईजैक कर लिया। आतंकवादी प्लेन को हाईजैक करते हैं तो वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं, अपना मतलब के लिए उनको कब्जा करते हैं। तो वो तो एक अच्छी बात नहीं है ना कि हमारे लोगों ने वहाँ पर लोगों को कब्जा करके रखा, ये दबा के रखा। ये इस तरीके का राजा है तो उसे शर्म मानिए, उसमें कोई तारीफ नहीं है, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बने, चाहे उसमें लाख, 1000, 2000, 5000 करोड़ भी खर्च हो तो हो। पूरा बौद्ध काल से आज तक की सारी हिस्ट्री और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको संहिताकरण हो, ढंग से विश्लेषण हो। और ये बार बार जो हिस्ट्री के नाम पर और ये जो जाति अहम बढ़ाने के जो ये है ना कि एक दूसरे पे वो, मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग जो अहम की बात कर रहे हैं वो आके बहस कर सकते हैं। भाई साहब मेरे से, मैं तैयार हूँ आपसे किसी मंच पे बहस करने के लिए। लड़ने को तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी तो परवरिश ही वैसी नहीं है, क्योंकि मेरे तो संस्कार ही अहिंसा वाले हैं, जियो और जीने दो वाले हैं। मैं वो चैलेंज तो करूँगा नहीं सड़क पे। लेकिन बहस के लिए आप में से कोई भी अगर ये बोल दो कि आपका एहसान हम पे है और हमारा एहसान आप पे नहीं है, या मैं ये साबित कर दूँगा, मैं इस बात की जिम्मेदारी उठाता हूँ, मैं ये साबित करूँगा कि जो ये लोग हैं इन पे हमारा ज़्यादा एहसान है। अगर बॉर्डर का अगर किसान वो अगर एक सैनिक भी इम्पोर्टेंट है तो खेतों में काम कर रहा किसान भी फूड सिक्योरिटी देता है, ठीक है। बॉर्डर की सिक्योरिटी के अलावा फूड सिक्योरिटी भी होती है, खान पान की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कपड़े पहनने की सबकी सिक्योरिटी होती है भाई साहब मेरे। तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप एहसान बता रहे हैं हमारे, हमको आपसे कमतर बता रहे हैं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आओ आप किसी भी मंच पर बहस कर सकते हैं, बस आपकी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, भड़कने की नहीं। हम बिल्कुल हिस्टोरिकल साक्ष्य पे करेंगे कि कैसे क्या हुआ और बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं इन्हीं बातों को अभी मैं अपनी ख़त्म करूँगा और आप लोगों ने समय दिया, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो आप लोग जो उपस्थित हैं मैं बोलूँगा कि आप लोग भी वीडियो जारी करें कि भाई जो नफरत फैलाने वाला जो आप ये काम कर रहे हो, तो आपके अंदर नफरत भरी हुई है बेसिकली। इसमें महक सिंह ने तो जो बोला वो तो जो बोल दिया, ठीक है, एक बंदे के कहने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बंदे के लिए 2000 वीडियो जारी कर देना और एक जाति पर अटैक करना, ये कहीं ना कहीं जो आपके अंदर जो नफरत बैठी हुई है ना, और नफरत बैठी हुई है तो भाई तुम अकेले लड़ लो ना, ये फिर कोई सवर्णों का चोला हो। भी नहीं रहा। अगर आप ये मानेंगे कि ये सोचेंगे कि भाई मार पीट के ये हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो बातें फैल जाएंगी। अब वो सब चीज़ें दुस्साहस नहीं करेंगे, आप समझदार लोग हैं, ठीक है ना। थैंक यू सभी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। चलते हैं और फिर अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। आप लोग भी वीडियो जारी करें और इस नफरत के खिलाफ कि भाई ये नफरत ना फैलाई जाए। हम पूरा समाज इससे अपमानित हो रहा है और हम लोग बदजवानी को सपोर्ट नहीं करते, आपकी बदजवानी को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। जय भीम।